नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री पंडित चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है शिक्षा। श्वेता ने अधखुली आंखों से दीवार पे लगी घड़ी की ओर देखा, जो 7 बज गए दिखा रही थी। उसने फिर से आंखें बंद करके जैसे ही करवट ली, सामने गहरी नींद में सो रहे पति को कुछ देर तक बिना पलक झपकाए निहारती रही। कल ब्याह कर इस घर में आई थी। स्कूल में कार्यरत भोपाल निवासी श्वेता के लिए उनके करीबी रिश्तेदार उज्जैन में बैंक में कार्यरत सचिन के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आए थे। श्वेता के पापा को घर परिवार सब बहुत पसंद आया और जल्द ही सब कुछ तय कर 4 महीने बाद ब्याह तय हो गया। ब्याह के बाद उसे आसानी से उज्जैन में एक स्कूल में तबादला भी मिल गया। इन 4 महीनों में अपने भावी पति से ज़्यादा तो मिल नहीं पाई, बस फ़ोन पर ही ज़्यादा बात हुई। ससुराल में सास ससुर और एक छोटी ननद प्रीति थी। किसी को भी ज़्यादा नज़दीकी से जानने का अभी तक उसे मौका नहीं मिला था। सब कुछ उसके लिए नया था। 2 दिन के विवाह समारोह में पति सचिन से ज़्यादा बात करने का समय ही नहीं मिला, लेकिन आंखों ही आंखों में दोनों ने ना जाने कितनी बातें की। और यह पहली रात बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब थकावट ने नींद को भी बुलावट दे दिया। कमरे की बाहर की आवाज़ें बता रही थी कि परिवार के लोग उठ गए हैं। सोचते सोचते आधा घंटा और बीत गया। श्वेता को लगा उठ जाना चाहिए, नींद तो अब आने से रही। वैसे भी जब शरीर में बहुत थकावट हो तब भी नींद जल्दी से नहीं आती। वैसे उसकी सासू माँ ने सोने से पहले कहा था, बेटा जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से उठना। यहाँ टीवी सीरियल की तरह सुबह कोई पूजा वगैरह नहीं है। कहते ही दोनों सास बहू हंस पड़ी थी। श्वेता ने उठने के लिए अभी कदम बढ़ाए ही थे कि बीच राह में उसे अपने बड़े बड़े 3 सूटकेस रास्ते में घिरे मिले। उसने नज़र घुमाया, कमरे का जायजा लिया। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक बड़ी सी अलमारी और साथ ही शीशा और नीचे सुविधाजनक सामान रखने की व्यवस्था। साथ में ही एक तरफ छोटा सा टेबल और कुर्सी पड़ी थी, जिस पर सचिन का लैपटॉप रखा था। सूटकेस को सरकाकर उसने बाथरूम तक अपने जाने का रास्ता बनाया। तौली के लिए सचिन की अलमारी खोली तो देखकर हैरान हो गई, जो कि पहले से ही कपड़ों से ठसाठस भरी हुई थी। देखते ही उसके मुंह से निकला, हे राम, यहाँ तो रुमाल भर की भी जगह नहीं है, मेरे कपड़े कहाँ जाएंगे। खैर थोड़ी देर बाद बाथरूम से नहाकर जब बाहर निकली तो सूटकेस देखकर सोचने लगी, माँ ने किसमें मेरे लिए हल्के फुल्के कपड़े रखे हैं। एक सूटकेस उठाकर बिस्तर पे रखा तो उसमें उसके ऑफिस के कपड़े, जूते वगैरह वगैरह। फिर हिम्मत करके दूसरा उठाते उठाते हाथ से ऐसे छूटा कि पैर के अंगूठे पर सीधा गिरा। पैर पूरा दर्द से भर गया और अंगूठे का मांस उतरते ही खून तेजी से बहने लगा। एक हल्की चीख को उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर दबा लिया। नहीं चाहती थी कि पति की नींद में खलल आए। उसने जल्दी से साथ पड़ा रुमाल चोट पर बांधा, दूसरी अटैची खोली और भगवान का धन्यवाद किया। सब कपड़े उसी में थे। एक हल्का सा पीला रंग का उसने प्लाजो सूट पहना, बड़ा सामान्य मेकअप किया और बाहर आ गई। रसोई में उसकी सासू माँ सुमन और सचिन की चाची आरती खड़ी बातें कर रही थी। श्वेता ने दोनों के पांव छूकर प्रणाम किया। सुमन ने उसे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देकर कहा, बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। श्वेता भी बात जारी रखते हुए पूछने लगी, पापा जी, प्रीति सब उठ गए? सुमन ने कहा, पापा तो कब की उठ गए और प्रीति तो 12 बजे से पहले नहीं उठने वाली। श्वेता ने कहा, हाँ वह तो शादी की थकावट भी होगी। उसकी बातें सुनते ही आरती बोली, वह तो महारानी है इस घर की, यह तो उसका रोज का उठना है। बहू रानी, तुम्हारी जो यह ननद है ना, किसी राजकुमारी से कम नहीं। धीरे धीरे तुम्हें उसके शौक नाज नखरे पता चल जाएंगे, कहकर चाची आंख मटकाकर हंसने लगी। तभी सुमन की नजरें श्वेता के खून से भरे उस रुमाल पर गई तो एकदम से घबरा गई। यह चोट कैसी लगी बेटा? वह उसके पैर की ओर देखते हुए बोली। वह अटैची से लग गई, कपड़े निकालते हुए।
ज़्यादा नहीं है, ठीक हो जाएगी। कहते हुए श्वेता सासू माँ से पूछने लगी, मम्मी जी, मेरे कपड़े रखने के लिए कोई जगह है? सुमन जी ने कहा, सच में बेटा, मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। ऊपर छत पर हमारा गेस्ट रूम है, वहाँ दीवार की अलमारी में तो सिलन है, एक और पुरानी लकड़ी की अलमारी है। अगर तुम्हें पसंद आए तो वही फिलहाल रख लो, फिर जब समय मिले तो सचिन के साथ जाकर अपने लिए एक नई अलमारी खरीद लाना। श्वेता सुनकर खुश हुई और 2 दिन के बाद चाचा चाची के जाते ही अपनी सारी अटैची कमरे में पहुंचवा दी। श्वेता जैसे ही वह पुरानी अलमारी खोली तो कुछ देर के लिए उसे देखती रही। गजब की उस पे चित्रकारी थी। दरवाजे पर छोटा सा दर्पण भी था। लगता था जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई यादों की विरासत धरोहर के रूप में संभाली हुई थी। वह अलमारी श्वेता बड़ी करीब से देखी। उस खजाने रूपी अलमारी में अपने सब कपड़े अच्छे से लगा दिए। कुछ उसकी पोशाकें अभी भी पैकिंग में ही थी। उसने उन्हें वैसे का वैसा ही रख दिया। अलमारी में उसका सारा सामान बड़े सुसज्जित तरीके से जब लग गया तो जमी हुई अलमारी को देखकर वह स्वयं की मेहनत पर खुश होने लगी। रीति रिवाज, रिश्तेदार, घूमना फिरना जब निपट गया तो जीवन धीरे धीरे सामान्य ढर्रे पे आने लगा। फिर एक दिन सोमवार को दोपहर में श्वेता रसोई में सासू माँ का हाथ बंटवा रही थी तो प्रीति रसोई में आकर खाना मांगने लगी। माँ ने कहा, आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। खाना तैयार होते ही सुमन प्रीति को आवाज़ देने लगी। जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने श्वेता से कहा, जाकर देख बेटा, कहाँ चली गई? अभी तो भूख भूख कहकर चिल्ला रही थी। प्रीति को सारे घर में ना पाकर श्वेता उसे देखने छत पर चली गई। ऊपर छत पे पहुंचती श्वेता के पांव जैसे जमीन से जुड़ गए। सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। बाहर छत पे जो चारपाई पड़ी थी उस पर श्वेता के सब कपड़े नुमाइश की तरह खुले पड़े थे। उसकी महंगी महंगी ड्रेसेस एक दूसरे पर एक ढेर के रूप में पड़ी थी, जिसे खरीदते वक्त उसने न जाने कितनी बार सोचा था। एक मध्यम वर्ग की लड़की के लिए एक एक पैसे की कीमत होती है। वह अंदर कमरे में गई तो बिस्तर पर भी उसके कपड़ों की जैसी प्रदर्शनी लगी थी। पैकिंग के सभी लिफाफे इधर उधर बिखरे पड़े थे। सामने प्रीति शीशा के सामने उसका गाउन पहनकर खुद को मटक मटक कर देख रही थी। हजारों दिमाग में सवाल के बाद श्वेता बस एक ही बात कह पाई, प्रीति, यह सब क्या है? श्वेता को देखते ही प्रीति को जैसे अपनी उलझनों का तोड़ मिल गया। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव लाते हुए बोली, अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी ड्रेस पे अपना मन टिकाऊं। सभी एक से बढ़ के एक हैं। मेरी बहुत करीबी दोस्त की शादी है और एक नहीं 3-3 ड्रेस चाहिए। उसकी बात सुनते ही श्वेता अपने मन के आवेग को नियंत्रण में रखकर बड़े प्यार से बोली, लेकिन प्रीति, तुमने तो अभी शादी में भी कितने कपड़े बनवाए होंगे, और फिर यह सब तो मेरे साइज के हैं। प्रीति बोली, भाभी वे तो सबने देख लिए और साइज कोई समस्या नहीं, वे तो मैं आधे घंटे में ठीक कर लूँगी। बस आप मेरी यहाँ मदद कर दो। श्वेता ने कहा, मुझे नीचे बहुत काम है और तुम भी आकर खाना खा लो। कहकर श्वेता नीचे चली गई। नीचे आकर जब सुमन ने पूछा तो श्वेता ने सारी बात बता दी। माँ ने कहा, यह लड़की भी, कहकर इतनी बड़ी बात को बिल्कुल हल्के में लिया तो श्वेता को एक और झटका लगा। प्रीति के इस कारनामे का अब तक सचिन को भी पता चल चुका था। रात को अपनी पत्नी का फुला हुआ चेहरा देखकर कहने लगा, जाने दो, वह है ही ऐसी, अपनी खुशी के आगे कुछ नहीं देखती और ना ही किसी से समझौता करती है। कुछ अमीर घरों की लड़कियां उसकी दोस्त हैं, बस उन्हीं जैसा बनना दिखना जो भी है, बस उसके लिए सब बहुत मामूली है। ऐसा नहीं है कि हम उसे कुछ कम पैसे देते हैं, पापा से खूब पैसे लेती रहती है। शुरू शुरू में माँ मना करती थी, जब देखा उस पर कोई असर नहीं तो माँ ने भी अपना रवैया बदल लिया। पापा को ज़्यादा उसके बारे में कुछ पता नहीं। मैं उसके निजी कामों में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करता। वैसे भी काफ़ी जिद्दी और मुंहफट है। मेरी मानो तुम भी इनसे दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि उसके मन में तुम्हारे लिए सम्मान कम हो। वैसे भी पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। उसका कॉलेज ख़त्म होने का बस इंतज़ार है। सचिन की बात का जवाब देते हुए श्वेता बोली, सचिन,
घर परिवारों में बहनें, ननद, भाभी एक दूसरे के कपड़े पहन लेती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी की चीज को हाथ लगाने से पहले पूछ तो लेना चाहिए। सभ्यता नाम की कोई चीज होती है। सहेलियां भी एक दूसरे से जरूरत पड़ने पर कपड़े मांग लेती हैं, लेकिन इसे आदत बना लेना यह अच्छे घरों की लड़कियों को शोभा नहीं देता, ऐसा मैं मानती हूँ। कहकर गुस्से में कंबल तानकर सो गई। 2 साल के बाद प्रीति की शादी एक छोटे शहर के रेस्टोरेंट के मालिक अभिषेक से हो गई। परिवार में उसके पिता और उसका एक छोटा भाई अजय था, जिसकी अभी अभी नौकरी लगी थी। माँ का काफी साल पहले स्वर्गवास हो चुका था। जाहिर था गृहिणी होने के नाते सारा घर प्रीति के हवाले था। प्रीति धूमधाम से ब्याह कर अपने घर चली गई। इन 2 सालों में श्वेता ने ननद के कई रूप देखे। अक्सर तारों पर सूखते कपड़े बताते थे कि यह लिबास प्रीति का नहीं है। श्वेता को भी अपनी कई बार खोई हुई चीजें प्रीति के कमरे से मिली। अब तो श्वेता के लिए भी यह आम बात हो गई थी। प्रीति अपनी नई जिंदगी में व्यस्त होने की वजह से मायके कम आती थी। वहां उसने अपनी कैसी छवि कायम की थी, कुछ ज्यादा श्वेता को नहीं पता लगा। पति का स्वभाव बहुत अच्छा था, इसीलिए शिकायत करने की भी कभी उसने उम्मीद नहीं की। 2 साल के बाद प्रीति के देवर की शादी जब तय हुई तो शॉपिंग करने के मकसद से 3-4 दिन के लिए मायके आई। श्वेता के साथ जाकर खूब खरीदारी की, हर मौके के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस खरीदी। फिर शादी का भी दिन आ गया। जब बारात चलने की घड़ी आई तो सभी प्रीति भाभी को पूछने लगे। अभिषेक ने श्वेता से कहा, भाभी जरा जाकर देखें प्रीति अभी तक तैयार हुई या नहीं। श्वेता जब प्रीति के कमरे में गई तो सजी धजी प्रीति को देखकर मुस्कुराने लगे। लेकिन यह क्या, यह साड़ी तो प्रीति ने खरीदी ही नहीं थी, तो फिर यह साड़ी किसकी है? अभी सोच ही रही थी कि प्रीति ने पास में आकर पूछा, कैसी लग रही हूँ भाभी, और कैसी लगी यह साड़ी? श्वेता ने कहा, लेकिन प्रीति तुमने तो गुलाबी रंग की साड़ी खरीदी थी, और फिर यह पीले रंग की साड़ी। प्रीति ने जवाब दिया, भाभी यह साड़ी मेरी दोस्त मुस्कान की है, जानती हो 25,000 की है, एकदम नई। वह मुझे अपने कपड़े दिखा रही थी तो मुझे यह साड़ी बहुत पसंद आई, तो कहने लगी तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है तो तुम पहन लो। श्वेता सोचने लगी, हे भगवान, यह तो अभी तक नहीं सुधरी। क्या सोच रही हो भाभी, बताओ ना कैसी लग रही हूँ? प्रीति अपने पल्लों को लहराते हुए बोली। कुछ सोचकर श्वेता ने कहना शुरू किया, साड़ी तो बहुत सुंदर है और तुम उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही हो, लेकिन मुझे यह सोचकर बुरा लग रहा है कि यह साड़ी तुम्हें किसी को देखने ही नहीं देगी। प्रीति हैरान होकर बोली, क्या मतलब भाभी? मतलब यह प्रीति, जब महिलाएं तुम्हारी तारीफ करेंगी तो मुस्कान क्या यह खिताब अपनी 25,000 वाली साड़ी को नहीं देगी? वह कीमत ही नहीं, उसके साथ जुड़ी कहानी भी सुनाएगी। यह साड़ी मैंने फला शोरूम से खरीदी, यह साथ थी, बहुत विचार किया, फिर पति ने दिल दिखाया, वगैरह वगैरह। जब सबको पता चलेगा कि तुमने अपने देवर की शादी में मांगी हुई साड़ी पहनी तो लोग क्या सोचेंगे? यह साड़ी तुम्हारे रंग रूप खूबसूरती पर हावी हो जाएगी। प्रीति ने जवाब दिया, नहीं भाभी, मुस्कान ऐसी नहीं है। तो श्वेता ने कहा, चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं मुस्कान किसी से नहीं कहेगी, लेकिन जब अपनी साड़ी की चमक को पहली बार देखेगी तो क्या उसके मन में नहीं आएगा कि काश ये साड़ी पहले मैंने पहनी होती, या काश मैंने प्रीति को नहीं दिखाई होती, या प्रीति ने कोई और साड़ी चुन ली होती? उसके मन का दुख तुम्हारी खुशी के आड़े नहीं आएगी? या जो एक मन से उठने वाले भाव दूसरे तक पहुंचते हैं, उससे भी मन की स्थिति बहुत प्रभावित होती है। कम कीमत की चीज़ों में भी बहुत खुशी होती है। संभल संभल कर चलने खाने का भी खतरा नहीं होता। कहकर श्वेता थोड़ा हंस पड़ी। चल जल्दी से सामान समेट कर आ जा, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। श्वेता तो चली गई, लेकिन प्रीति के अंदर कई विचारों के तार झंझना गई। थोड़ी देर में प्रीति आई तो श्वेता की आंखें खुशी से चमक उठी। अभिषेक की पत्नी को देखकर सब खिल उठी। प्रीति अपने पति की मेहनत की कमाई का लिबास पहनकर आई थी, वही गुलाबी रंग की साड़ी। प्रसन्नता उसकी आंखों में नहीं बल्कि पूरे जिस्म पर छाई हुई थी। प्रीति पास आकर बोली, थैंक यू भाभी,
मुझे इतनी भारी गलती करने से रोकने के लिए। आपके एक एक शब्द ने आज मुझे अंदर से जगाया। आज तक मैं क्षणिक खुशी के लिए अपने आप को गिराती आई। दूसरा उसे किस भाव से देख रहे हैं, इस बारे में मेरी इच्छा ने कभी विचार ही नहीं किया। यह सिर्फ मेरी तृष्णा थी और कुछ नहीं, जो कि अब हमेशा के लिए विदा हो गई। मजा तो अपनी खरीदी वस्तुओं में ही ज्यादा है, यह मैं अंदर से महसूस कर रही हूँ। आज देखो तो अभिषेक कैसे एकटक मेरी ओर देखा जा रहा है। शायद यही वो अभी चाहता था। कहकर प्रीति श्वेता के गले लग गई और दोनों ननद भाभी मस्त होकर नाचने लगी। तो भाभी ने अपनी समझदारी दिखाते हुए ननद को वह सबक सिखा दिया था जो उसके माँ बाप भी समझा नहीं पाए। उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।